Hello everyone, I am Shilpa Bansal and welcome back in my YouTube channel 3S क्लासेस। आज फिर से हम हिस्ट्री का चैप्टर लेके आए हैं क्लास 7th, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, कि 100 सालों में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे ही एक आपको पिक्चर दिखाई देगी। तो ये पिक्चर क्या है? मैप। क्या है ये? मैप। अब आप कहोगे कि ये मैप कैसे है मैम? हाँ जी, ये मैप है क्योंकि ये मैप जो है वो कब बना था? 1154 CE में। और ये किसने बनाया था? अरब ज्योग्राफर अल इद्रीसी। ठीक है, तो इस लाइन को आप बुक में भी अंडरलाइन कर लेना, अल इद्रीसी। तो ये क्या है? ये हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ओके, उसको शो कर रहा है। अब आपकी बुक में सेकंड पेज पे भी एक मैप दिया होगा, ये तो आप पहचान ही लोगे ना कि हाँ ये मैप की शेप है। ओके, तो ये जो मैप है जो हमें सेकंड पेज पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कब बना था? 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने ये बनाया था। ओके, तो ये लाइन आपकी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। कार्टोग्राफर, ठीक है, कार्टोग्राफर कौन होता है? अ पर्सन हु मेक्स मैप। जो मैप बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा इसमें से। ओके, जो ये दोनों मैप हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप देख सकते हो फर्स्ट मैप एंड सेकंड मैप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, तो इसमें क्या अल इद्रीसी ने क्या किया हुआ है कि जो मतलब जो हम उन्होंने साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उन्होंने साउथ इंडिया की जगह जो है नॉर्थ इंडिया को इसमें शो किया गया है। और जो इसमें प्लेस नेम है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? अरेबिक लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? अरेबिक लैंग्वेज में इसमें प्लेस नेम लिखे गए हैं। तो इसमें जो ये हमारा सेकंड मैप है, फर्स्ट मैप के कितने दिन मतलब कितने टाइम बाद बना था? तो 600 ईयर आफ्टर मैप 1। जो हमने मैप 1 देखा था लास्ट पेज पे, तो उसमें उसके 600 ईयर्स बाद जो है हमारा मैप सेकंड बना था। ओके, तो ये जो मैप है वो किसने बनाया था? क्यों बनाया था? जो यूरोपियन सेलर्स थे, यूरोपियन सेलर्स। ओके, तो यूरोपियन सेलर्स कौन होते हैं? नाविक। ठीक है, और जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स होते हैं व्यापारी। तो व्यापारी और जो नाविक थे उन्होंने किसके लिए बनाया था? अपनी वोएजिस क्या होती है? यात्रा। ठीक है, अपनी यात्रा को करने के लिए, मतलब जिनसे उनको रास्ते का पता चल जाए, तो इस वजह से उन्होंने मैप 2 जो है वो बनाया था। तो हमने देखा कि इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन 2 पीरियड। कि हमने देखा ना कि 2 पीरियड, कौन कौन सा पीरियड था हमारा? जो हमारा 1154 और 1720 का जो पीरियड था, उनमें हमने 2 मैप देखे हैं। तो दोनों के दोनों मैप जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है, कैसे मतलब उन्होंने जो दूसरा मैप है जो 1720 में बना था, क्यों? क्योंकि जो हिस्टोरियन थे उन्होंने उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को रीड करना, मैप बनाना, टेक्स्ट, ये सब जो है उन्होंने अलग अलग हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड से उन्होंने देखा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, उसके बाद ये सेकंड मैप बना। राइट, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका चैप्टर में न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। न्यू एंड ओल्ड, जो पुरानी भाषा या नई भाषा क्या होती है? इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस्ड चेंज विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग? ठीक है, देखो हमें पता है कि देखो इन्फॉर्मेशन जो है, जो जानकारी होती है, वो क्या होती है? टाइम के साथ चेंज हो जाती है। राइट, टाइम के साथ वो चेंज हो जाती हैं। तो इसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में और इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज
विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं जो मेडिवल पर्शियन था, ठीक है, उसमें जो मतलब इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, ठीक है, जो मॉडर्न पर्शियन है और जो मेडिवल पर्शियन था वो बिल्कुल डिफरेंट है। द डिफरेंट इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। ये नहीं होता कि सिर्फ ग्रामर की ही चेंजेस आए या वोकेबलरी की ही चेंजेस आए, तो कुछ क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग भी चेंज हो जाती हैं, राइट। कि पहले, अब आप देखते हो कि जो हमारी इंग्लिश पोर्शन है या हिंदी पोर्शन है उसमें पहले कुछ चीज़ों का मीनिंग अलग होता था, ठीक है। जैसे जैसे मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीज़ें सीखते हैं हम, नए वर्ड्स सीखते हैं, तो वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान, अब हम हिंदुस्तान टर्म को लेते हैं, तो हिंदुस्तान को आज हम क्या कहते हैं? इंडिया, ओके, वी आर इंडियन, ठीक है। तो हिंदुस्तान क्या है, इंडिया क्या है, एक नेशन स्टेट है। नेशन स्टेट मीन्स कि यहाँ की अपने जोग्राफिकल बैकग्राउंड मतलब बाउंड्रीज़ है, अपना कॉन्स्टिट्यूशंस है, ओके। तो ये क्या है, इंडिया नेशन स्टेट है, ओके। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी, अब 13th सेंचुरी में क्या था, मिनहाज ए सिराज क्रॉनिकल्स हु रोट इन पर्शियन। अब देखो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल आता है हमारा, मिनहाज ए सिराज, ठीक है, वो कौन थे? क्रॉनिकल्स थे जो किस में लिखते थे? पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। तो उन्होंने जो हिंदुस्तान वर्ड है उसका मीनिंग कहाँ से लिया है कि जो हमारा पंजाब हरियाणा का जो लैंड है और जो गंगा और यमुना के बीच का लैंड है, उन्होंने उसको हिंदुस्तान बोला है। और उसने कुछ जो दिल्ली सल्तनत का पार्ट था उसको भी उन्होंने हिंदुस्तान टर्म में लिया है। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का राजा होता था, या जो मतलब राजा अपना जीत के अपने मतलब जैसे कि अपने अपने राज्य को बढ़ाता था, तो उसने उस सारे पार्ट को जो है हिंदुस्तान वर्ड में लिया है, ओके। तो अब लेकिन उसने ये क्या है, जो साउथ इंडिया है उसने कभी भी साउथ इंडिया को हिंदुस्तान का पार्ट नहीं माना। बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर, अब 16th सेंचुरी में कौन आए? बाबर, ओके। तो उन्होंने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया किससे? उसकी ज्योग्राफी से, फोना से, एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ओके। कल्चर की, जैसे कि एक ही तरह की जहाँ पे कल्चर के लोग रहते हैं, उनका खान पान एक जैसा है, ओके, रहने का जो ढंग है वो एक जैसा है, उसको उन्होंने हिंदुस्तान टर्म लिया। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, this was somewhat similar to the way of 14th century poet अमीर खुसरो। अब देखो हमारे इसमें कितने क्वेश्चंस बनते हैं 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी में कौन थे? मिनहाज ए सिराज, ओके। और 16th सेंचुरी में कौन? बाबर। बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को क्या लिया है? आफ्टर दैट अमीर खुसरो, एक क्वेश्चन आ जाता है, अमीर खुसरो 14th सेंचुरी में, ठीक है। तो उन्होंने वर्ड हिंद जो लिया है और उसने क्या किया है, वाइल द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चर entirety like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. Historians today have to be careful about the term. तो आज के टाइम में जो हिस्टोरिकल है वो इसका केयरफुली इसका नाम लेते हैं, इसका नाम, क्योंकि उन्होंने क्या है कि दे यूज़ बिकॉज देयर मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। टेक फॉर एग्जाम्पल्स अ सिंपल टर्म लाइक फॉरनर। अब फॉरनर को देख लेते हैं। फॉरनर्स क्या होते हैं? अब हम भी नॉर्मली फॉरनर्स का नाम लेते हैं, क्या मतलब होता है? इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, कि जो इंडियन नहीं है हम उसको ही फॉरनर बोलते हैं ना, आपको भी पता होगा, ठीक है। जैसे कोई कनाडा से आया है या कोई इटली से आया है, मतलब वो वहीं के रहने वाले हैं, हमारे देश में आए हैं, तो हम उनको फॉरनर बोलते हैं। लेकिन क्या था, तो जो मेडिवल पीरियड था उसमें जो फॉरनर्स होते थे वाज एनी स्ट्रेंजर्स हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर।
तो वो क्या करते थे, जो मेडिवल, एक आपको एक क्वेश्चंस भी बनता है इस चैप्टर इस पैराग्राफ में से कि फॉरनर किसे कहते थे, हु वॉज फॉरनर्स या हु वर फॉरनर्स। तो मेडिवल पीरियड अ फॉरनर वॉज एनी स्ट्रेंजर्स हु अपेयर से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। तो ये आपका एक क्वेश्चंस भी बन जाता है कि जो उस सोसाइटी का और जो उस कल्चर का पार्ट नहीं था तो वो उनको फॉरनर बोलते थे। बट ये कौन से टाइम की बात हो रही है, मेडिवल पीरियड की, राइट। तो हिंदी में उनको क्या बोलते थे, परदेशी, और पर्शियन लैंग्वेज में उनको क्या डिस्क्राइब किया गया है, अजनबी। अ सिटी dwellers therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरनर्स। ठीक है, लेकिन दो पीजेंट जो सेम ही विलेज से हैं तो उनको फॉरनर्स नहीं कहा जाता था। अब है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। जो हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो हिस्ट्री, जो हमारे पास्ट के बारे में पता लगाते हैं, और देयर सोर्सेज, और उनके सोर्सेज क्या थे, किस तरीके से उन्होंने पास्ट के बारे में पता लगाया। ठीक है, क्योंकि पास्ट के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, ओके क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं है, ठीक है, उनका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो इनका कि नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल्स हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा क्लास 6 में। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब इस जो हमारी ये बुक है, तो इस बुक में हम 700 से लेके 1750 तक का पीरियड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कैसे जो है पास्ट की जानकारी ली, पास्ट को जाना। तो इसके जैसे कि कॉइन्स से, जो पुराने सिक्के थे, इंस्क्रिप्शंस थे, आर्किटेक्चर्स थे, टेक्सचुअल्स रिकॉर्ड्स थे, उनसे उन्होंने पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ली। बट देयर इज़ आल्सो कंसिडरेबल्स। तो इसमें क्या था, द नंबर्स एंड द वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल्स रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, बहुत सारे जो है इस टाइम में जो टेक्सचुअल्स रिकॉर्ड्स थे और मतलब वो मतलब इंक्रीज हुए, बढ़े। तो इस वजह से वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन थी, दे स्लोली डिस्प्लेड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। तो उस पीरियड में क्या होता था, देखो जैसे कि आज हमें जो कुछ भी लिखते हैं तो हमारे पास रिटर्न में वो चीज़ होती है, लेकिन उस टाइम नहीं होता था। ओके, उस टाइम क्या था, पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा चीपर था और बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल नहीं था वो। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट। तो जो लोग थे वो इसका यूज़, पेपर का यूज़ किस लिए करते थे, होली बुक्स को लिखने के लिए। होली बुक्स कौन सी होती है, जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल। ठीक है, तो ये सारी होली बुक्स होती है। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ संत। ठीक है, जो संतों की टीचिंग थी, जो उनके उद्देश्य होते थे, उपदेश होते थे। ठीक है, तो जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर्ड ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, जो हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल। ओके, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो कहाँ से कलेक्ट की गई है, जो वेल्थी पीपल जो कौन होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो उनको हम वेल्थी पीपल कहते हैं। ठीक है, तो दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज। तो वे कहाँ पे थी, लाइब्रेरीज में और आर्काइव्स में जो है वो रखी जाती थी। जो मतलब ये मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स थे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियन। ठीक है, तो आज के टाइम में हम उनको पता है ना कि हमें वो इन्फॉर्मेशन जो है और हिस्टोरियन को मतलब वहाँ से बहुत सारी मतलब लॉट ऑफ डिटेल्स मिली। बट दे वर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। लेकिन वो क्या थी, यूज़ करनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस। तो उस टाइम में क्या था, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था। इन दोज डेज सो स्क्राइब्स कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। तो वो किससे लिखी जाती थी,
हैंड से लिखी जाती थी। अगर जैसे कि आप अपनी क्लास में किसी बच्चे से कोई कॉपी लेते हो, ठीक है, आप उसने मतलब जो काम किया है आप भी उसको उतार लेते हो अपनी कॉपी में, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको उसकी राइटिंग मतलब समझ नहीं आती, तो आप अपने तरीके से उसको लिख सकते लेते हो। अगर आपकी नोटबुक को कोई और बच्चा ले, ठीक है, तो उसको अगर आपकी कॉपी में से कुछ चीज़ें नहीं समझ आएगी तो वो कुछ अपनी तरफ से कर लिख लेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से उस टाइम भी ऐसा हुआ। इफ़ यू हैव एवर कॉपीज अ फ्रेंड होमवर्क, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you can't read your जो फ्रेंड की जो राइटिंग है हम उसको रीड नहीं कर सकते, ठीक है, हम गैस कर लेते हैं और रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो भी कॉपी की गई, ठीक है, इसी तरीके से। और क्या हुआ, एज स्क्राइब्स copied manuscript, they also introduce small changes, a word here, a sentence here, ठीक है। तो हर चीज़ में कुछ कुछ जो है चेंजेस होता रहा, चाहे किसी वर्ड में चेंजेस हुआ, किसी सेंटेंस में वर्ड से फिर क्या हुआ, सेंटेंस में चेंजेस हो गया, ठीक है। तो दिस स्मॉल डिफरेंस ग्रो ओवर कंट्रीज ऑफ कॉपी अंटिल manuscript of the same text become substantially different from one other, ठीक है। तो वो दूसरे के लिए बहुत ही मुश्किल बन गया। एज अ रिज़ल्ट जो हिस्टोरियन थे उनको वो रीड करना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज्ड their chronicles at different times. The 14th century chronicle, Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356. देखो, एक आपका एक क्वेश्चन यहाँ से 1 मार्क्स का कि जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखा था पहली बार 1356 में, किसके, एंड अनदर वर्जन 2 years later, और जो उसका दूसरा वर्जन था वो 2 साल बाद निकाला गया। लेकिन 2 साल का जो डिफरेंस था, द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960, ठीक है। तो मतलब इसके जो दूसरा वर्जन निकाला गया उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। तो आप देखो कि किस तरीके से जो है वो चेंजेस इसमें आते रहे, ओके। तो वीडियो को हम इतना ही करेंगे। आई होप ये आपको समझ आई होगी। थैंक यू।